हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बेहतर कराने के लिए रोज एक नया सिरे से एक नए जोश के साथ आप तैयारी पे लगे हुए हैं। तो चलिए आज का हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने जो टॉपिक कवर कर रहे थे वो शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर था, है। जो शिक्षा मनोविज्ञान था उसी का टॉपिक को हमने कवर किया है, पहला और दूसरा तीसरा, है ना। ये आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है साथियों, ये हमारा जो क्लास है चौथा क्लास है इस सीरीज का, जो बेहद इम्पोर्टेंट है ना। जैसे मैंने भी पहले भी बताया है आपको कि ये जो सीरीज है हम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड चला रहे हैं, जिसमें हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, है ना, जिसमें पेडालॉजी संबंधित जितने भी प्रश्न बनता है और जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं पॉइंट टू पॉइंट और उन्हीं टॉपिकों को क्या है हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक हमारा वीडियो को शेयर करिएगा। जैसे कि आप इस पीडीएफ में देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आप किस किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर अगर कर रहे हैं तो ये जो हमारा क्लास है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। तो पहला है हमारा सीटेट। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो भी ये क्लास आपके लिए हेल्प कर सकता है ना। सीजी टेट की अगर आप तैयारी करते हैं, एमपी टेट की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये जो हमारा सीरीज है ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है ना। और अगर आप आगामी किसी भी शिक्षक भर्ती की भी अगर तैयारी करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है ना। तो आते हैं हमारे टॉपिक का। आज का हमारा जो टॉपिक है, पिछला टॉपिक ही है हमारा मनोविज्ञान के ऊपर, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर जो चल रहा था वही टॉपिक है हम आज का भी इस क्लास में, है ना। इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान था इसको पूरा पूरा कवर करेंगे, है ना। फिर हम नेक्स्ट क्लास से हम बाल विकास पर आएंगे। ठीक है। तो देखिएगा मनोविज्ञान शिक्षा में क्या महत्व है उसका। ठीक है ना। जो मनोविज्ञान है इसका शिक्षा में क्या महत्व है, ये इम्पोर्टेंस है, आपको इसको याद रखना है, बेहद इम्पोर्टेंट है ये। और जो हम शिक्षण शास्त्र जिसको कहते हैं, पेडालॉजी जिसको हम कहते हैं, उसमें ये प्रश्न जो डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है ना। और इन सारे जो पॉइंट्स हैं ये बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको इसको नोट बना लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये आपके लिए जब आप तैयारी करेंगे, जब एग्जाम पास में आ जाएगा तो आप एक बार इसको रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग पे वो चीजें रहेंगी। ठीक है। तो देख लेते हैं हम मनोविज्ञान की जो शिक्षा में महत्व है ये कितना महत्व है और किन किन बातों पर ज्यादा हमें जोर देता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा है बालक को महत्व प्रदान करना। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बालक को क्या करना है, ये हमारा जो शिक्षण शास्त्र होता है उसमें ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि हम अगर हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं अगर, है ना, तो हम अगर बालक की महत्वता अगर नहीं देंगे, है ना, तो अगर मान के चलिए अगर जो पेडालॉजी का अगर प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र से अगर प्रश्न है और ऐसा प्रश्न बना है और ऑप्शन में से अगर जो एक होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जो होता है, तो आपको याद रखना है आने वाला जो और हम सेशन चलाएंगे उसमें इस चीज के बारे में भी मैं आपको क्लियर अच्छे से बताऊंगा कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो टैग वर्ड होते हैं, टैग वर्ड हम जिसको नॉर्मली भाषा में बोल सकते हैं, है ना, टैग वर्ड की हम अगर हमारा ऑप्शन प्रश्न अगर हमें समझ में नहीं आया तो हम टैग वर्ड की सहायता से हम ऑप्शन में से किसको हम छांट सकते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन मिलता है हमको। ठीक है। तो हम उस ऑप्शनों को कैसे हम करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो ये जो जितना आप इम्पोर्टेंस देख रहे हैं मनोविज्ञान का जो महत्व है, ये इससे ये चीजें पॉइंट आपको याद रखना है ताकि जब हम कीवर्ड जब हम एमसीक्यू लगाएंगे, है ना, तो आपको यही सारी चीजें जो है आपको काम आने वाली है ना। तो क्या है, बालक को क्या करना है, इम्पोर्टेंस देना है या बालक को पहले प्राथमिकता में रखना है। बालक को क्या है हम सर्वोपरि मान सकते हैं, बालक हमारा सर्वसारी है ना। मतलब बालक के अलावा हमें कुछ भी मतलब कि नहीं है बाल विकास में, है ना। बालक ही सबसे पावरफुल मतलब पर्सन है, एक बच्चा, एक स्टूडेंट, है ना।
ये हमें ध्यान में रखना है। और मानव विज्ञान के अनुसार शिक्षा का जो केंद्र माना है, ये भी प्रश्न बनता है कि जो शिक्षा का केंद्र है ना, किसको माना जाता है। तो हमें याद रखना है कि ये जो बालक है, यही बालक जो होता है शिक्षा का क्या है होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए। और जब पेडालॉजी का जब प्रश्न बनता है तो आपको ये शब्द याद रखना है ना, इंपॉर्टेंस है ये। आगे आते हैं तो बालक की अवस्थाओं को महत्व देना। अब बालक की अवस्थाओं को कैसे महत्व देना है कि ये इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बालक जो है उसका एज अगर 5वीं कक्षा पढ़ने की है ना, 5वीं कक्षा पढ़ने की है, तो हम उसके एज के अनुसार जो है हम उसे कक्षा में दाखिला देते हैं। उसको उसका जो है जो उसकी अवस्था है, जैसी उसकी अवस्था है, मान के चलिए अगर अभी आप डीएड बीएड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं है ना, या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी अवस्था अभी कहने का मतलब कि आप प्राइमरी के अवस्था में नहीं आ सकते ना। तो बालक जैसे छोटा रहता है, मान के चलिए किसी किसी को देखा जाता है कि बच्चा अगर लड़के की उम्र अगर 8 साल हो गया है या फिर 10 साल हो गया, तो उसको डायरेक्ट तीसरी या चौथी में उसको दाखिला रखते हैं। मतलब एक सीक्वेंस बना करके रखा जाता है कि अगर 6 साल का बच्चा है तो उसको उसके समरूप और एक ही उम्र के बच्चों के साथ उनको क्या है कि दाखिला दिया जाता है। ये चीज उसकी अवस्था को इम्पोर्टेंस देना है। अब जैसे अगर पढ़ाई की अगर बात करेंगे तो जो बच्चा मान के चलिए पहली क्लास का बच्चा है, अब वो उस पहली क्लास का जो स्तर है ना, तो उसको हम 5वीं के बच्चे का जो स्तर जो पाठ्यक्रम है उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, है ना। जैसे अभी आप मान के चले अगर हम लोग का स्तर अगर कॉलेज वगैरह का पढ़ने का, एग्जाम की तैयारी करने का है, तो आपको लगेगा कि अरे पहली दूसरी और 5वीं का हम क्यों पढ़े, है ना, आपको लगेगा ऐसा, क्योंकि हम उसको पढ़ कर क्या है तो हमें अच्छे से पता है कि हमें क्या चीज, हमें अनुभव है, अपने ज्ञान है ना, आत्म ज्ञान को बढ़ाए हैं पढ़ लिख करके, ठीक है ना। तो इसमें अवस्था को इसीलिए कहा गया कि अवस्था को भी विशेष ध्यान में रखा जाता है कि जो जिस स्तर का बच्चा है ना, तो उसके उसी स्तर के अनुसार जो है उसका पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है और उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसीलिए मतलब बालक की अवस्था को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है ना। आगे देखेंगे तो अगला पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देना। अब जैसे प्राइमरी स्तर की अगर बात करें तो कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से सीखते हैं किसी भी चीज को, जो उसका कैचिंग पावर जो होता है दिमाग में, दिमाग का जो ऑर्गन होता है ना, वो क्या है कि बहुत सारा, किसी किसी का बुद्धि बहुत ज्यादा डेवलप रहता है, वो किसी चीज को जल्दी से कैच करते हैं, कुछ भी अगर पढ़ते हैं सुनते हैं तो उनको तुरंत याद हो जाता है ना। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कई प्रयासों के बाद भी वो मतलब जल्दी से पकड़ नहीं पाते हैं, लेट से मतलब सीखते हैं। तो बच्चों में भी विभिन्नताएं बहुत सारी मतलब आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो उसकी विभिन्नता अगर है बच्चे में तो हमें उसको भी महत्व देना है। अगर एक कक्षा में मान के चले एक बहुत होशियार है और एक कमजोर बच्चा है, तो हम होशियार को ही ज्यादा मतलब ध्यान देने लगते हैं, है ना। तो ऐसा ना करके हमें, हमारा दायित्व ये बनता है कि जो कमजोर बच्चा है उसको भी उतना ही मतलब कि अवसर या मौका दिया जाए जितना हम एक होशियार बच्चे को देते हैं, है ना। तो इसीलिए दोनों का महत्व इसमें बताया गया कि दोनों का जो इम्पोर्टेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है ना, जो हर बच्चे का एक अलग अलग सीखने का क्षमता होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, उसको भी हम कक्षा में क्या कर सकते हैं कि उसका महत्व दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है। अगला अगर देखेंगे तो रुचि व मूल प्रवृत्तियों को महत्व देना। जैसे मैंने बताया कि रुचि जो होता है, बच्चा किसी का रुचि पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी का खेलने में लगता है, तो ऐसा नहीं है कि जो खेल में है, जो खेलने का जिसका रुचि अगर अच्छा है तो हम उसको जबरदस्ती, मतलब अगर उसका मन भी नहीं है फिर भी हम उसको थोप रहे हैं उसके ऊपर कि नहीं बेटा पढ़, मतलब ये कर लो, काम करो, उसका मन उसमें नहीं लगता है ना, तो उसको भी ध्यान में हमें रखना चाहिए, ठीक है। तो उसकी प्रवृत्तियों को भी, मतलब बालक नटखट है, प्रवृत्ति में बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत शैतान है, बहुत अच्छा है, शांत स्वभाव का है, कक्षा में बात ही नहीं करता है, बहुत हल्ला करता है, बहुत शोरगुल मचा रहा है ना। तो इन सारी चीजों को भी हम क्या है कि इम्पोर्टेंस देंगे उसका, ठीक है। खेल आधारित विधियों को महत्व देना। अब जैसे हम अगर विद्यालय में है तो बच्चों को क्या है कि खेल के माध्यम से सिखाने का एक बहुत ही अच्छा अवसर रहता है, और बच्चे खेल खेल के माध्यम से मतलब रुचि भी लेते हैं और जल्दी से सीख भी जाते हैं। क्योंकि हमने भी बचपन में मतलब खेल हमें बहुत ज्यादा पसंद रहता था,
कि मतलब हम पढ़ाई लिखाई से दूर, बस हमें बस खेलते ही रहो, खाना खाना है और खेलना है ना। तो अब गवर्नमेंट ऐसा भी करा रही है कि खेल विधि बहुत सारी ऐसी आ गई हैं जो प्राइमरी स्तर के बच्चों को खेल के माध्यम से बहुत सारे, जैसे मैथमेटिक्स हो गया है ना, और जो वर्ण वाला हो गया, गिनती पहाड़े हो गए, ये सारी चीजें हम बच्चे को खेल खेल के माध्यम से स्कूल में सिखाने का ये रहता है। तो इसलिए भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस हो जाता है शिक्षा में, है ना। आगे देखेंगे, आत्मानुशासन तथा पाठ्य सागामी गतिविधियों को भी महत्व देना। अब क्या है कि बहुत यही चीज है कि अनुशासन, बच्चा अनुशासन से रहता है ना, अपने सहपाठी से भी कई सारा गतिविधि करता है, एक दूसरे से सीखते हैं बच्चे, है ना। वही सारी चीजें, इन सबको क्या है कि इसमें इम्पोर्टेंस देने के लिए कहा जाता है ना। बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है ना। मतलब वो जैसा जैसा व्यवहार करता है ना, विद्यालय में अगर जैसा बच्चा है और वो जैसे व्यवहार करता है, जैसा देखता है, मान लीजिए एक टीचर है, वो अच्छे से, जैसा अगर किसी विद्यालय में शिक्षिका है और क्लास में 5वीं की अगर लड़कियां हैं, तो अगर जो शिक्षिका है वो अच्छे से मतलब तैयार वगैरह होकर के आती है ना, तो बच्चे भी क्या करते हैं कि उसका नकल करने का प्रयास करते हैं कि मतलब अच्छे से कंघी करके आना, बाल वगैरह अच्छे से बना करके आना, साफ सुथरा कपड़े, बिंदी, है ना, काजल वगैरह लगाना, ये सारी चीजें क्या है कि उसका व्यवहार जैसे जैसे देखेंगे तो व्यवहार से भी कई सारे मतलब उसके जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट, जो बालक है, उसके व्यवहार में भी बहुत सारा परिवर्तन आता है। इसीलिए इसको भी महत्व दिया गया है शिक्षा में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न मतलब बनता है, और जो सीडीपी होता है उसमें ये सारी चीजें जो पॉइंटें लिखा हूं, ये चीज मतलब आती है और कई बार पूछा भी जाता है ना। तो पहला देखते हैं क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्राकृतिक क्या है, वैज्ञानिक है। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बन सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्राकृतिक है ये क्या है, वैज्ञानिक है। अब इसे वैज्ञानिक क्यों माना है ना, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, क्योंकि मानव व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्यों माना है, क्योंकि ये मानव के व्यवहार को, है ना, जो मानव का जो व्यवहार है उसके अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का क्या किया जाता है, इसमें उपयोग में लाया जाता है। इसीलिए इसे क्या माना गया है, इसकी प्राकृतिक कैसे मानी गई है, तो प्राकृतिक इसकी कैसे मानी गई है, वैज्ञानिक विधि मानी गई है ना। आगे देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान विधायक या सकारात्मक विज्ञान है ना। सकारात्मक विज्ञान इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो है कारणों की खोज पर क्या देता है, बल देता है। अब जैसे अगर आप बच्चे को किसी भी छोटा मोटा या फिर खिलौना वगैरह दे देंगे तो उसको एक दिन 1 घंटा या 2 घंटा अच्छे से खेलेगा, इसके बाद उसके मन में जिज्ञासा आता है कि इसके अंदर है क्या। वो खिलौने चाहे आप 1000 का लाइए, चाहे 500 रुपए का लाइए, बच्चे लोगों को क्या रहता है उसमें कोई मतलब लेना देना नहीं होता है कि उसका क्या है क्या नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान उतना ज्यादा रहता नहीं है। उस खिलौने को बच्चा तोड़ ताड़ के एकदम ये करके देखेगा कि जैसे उसको बोला भी गया है कि नन्हे वैज्ञानिक बालकों को, है ना, नन्हे वैज्ञानिक कहा जाता है। तो बालक क्या करेगा, जानने के लिए उसके अंदर क्या है, उत्सुकता रहती है ना, कि मतलब अगर गाड़ी चाबी वाला है और गाड़ी जैसे चाबी हम घुमाते हैं और गाड़ी को छोड़ते हैं तो गाड़ी आगे जाता है, तो बच्चा ये सोचेगा कि हम इसको घुमाने से गाड़ी आगे कैसे जा रहा है। उसके अंदर मतलब कारण समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको तोड़ ताड़ के मतलब बराबर कर देगा और देखेगा कि इसमें है क्या जो तो आगे चलता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि सकारात्मक मतलब ज्ञान में वो पॉजिटिव, मतलब वो समान का नुकसान कर रही है, इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बच्चा उससे कुछ ना कुछ जरूर सीख रहा है ना, उसका सकारात्मक ज्ञान जो है उसका डेवलप होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, जो शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक विज्ञान है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है। आगे अगर बात करेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान धनात्मक विज्ञान व विशिष्ट विज्ञान तथा विकासशील विज्ञान है। जैसे भी मैंने खिलौना वाला बताया वही चीज सेम है कि अगर बच्चे के मन में अगर उत्सुकता है तो उससे कुछ भी अगर गलती करेगा तो उस गलती से बच्चा क्या है, सीखेगा। तो जो सीख रहा है वो धनात्मक सीख रहा है, धनात्मक,
है ना। और विशिष्ट ज्ञान मतलब एकदम वो प्रत्यक्ष रूप से समान है, तोड़ ताड़ दिया, एकदम विशिष्ट तरीके से उसको खोजबीन करके क्या करेगा, एकदम बराबर कर देगा और उसको समझ में आएगा। और ये जो क्रिया रहता है विकासशील, है ना, ये करते रहता है और सीखते रहता है, ठीक है ना। ये चीजें जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंस है ये। आगे चलते हैं तो आगे हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का जो है क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन कौन सा, ये भी इंपॉर्टेंस आपको ध्यान में रखना है। इससे भी आने वाला टाइम में हो सकता है कि एग्जाम मतलब क्वेश्चन जो है बन सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर सामान्य तथा असामान्य बालकों का अध्ययन करना किसका हिस्सा है, ये क्षेत्र किसका है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का है ना। जितना चीजें हम पढ़ेंगे ये सारा कुछ हमारा बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से ही रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि उसको पढ़ने से पहले आप शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा अगर आपको जानकारी है तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है ना। तो आगे देखते हैं हम क्या है, सामान्य तथा असामान्य बालकों का अध्ययन करना। अगला पॉइंट क्या है हमारा, मापक तथा मूल्यांकन का अध्ययन करना। अगला है शिक्षा समस्या का अध्ययन करना। ये सारे पॉइंट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें कमेंट करिएगा तो मैं आपको ये पीडीएफ जो इसका पीपीटी है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो संयोजन व मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना, ये भी किसका क्षेत्र है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का ही क्षेत्र है, ठीक है। इसमें नाम इंपॉर्टेंस है, नाम को याद रखना है। वंशानुक्रम वातावरण का अध्ययन करना, ये भी किसका हिस्सा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अभिवृद्धि व विकास का अध्ययन करना, ये भी किसका हिस्सा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अभिप्रेरणा व अधिगम का अध्ययन करना, व्यक्तित्व व बुद्धि का अध्ययन करना, पाठ्यक्रम का निर्माण का अध्ययन करना, अनुशासन संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना, ये सारा कुछ हमारा जो है बाल विकास में हम जो पढ़ते हैं यही सब चीजें के बारे में हम और आगे डीपली से पढ़ेंगे कि वृद्धि विकास क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, अधिगम क्या है, बुद्धि क्या है, व्यक्तित्व क्या है, पाठ्यक्रम क्या है ना, समस्या के बारे में जानेंगे, समायोजन के बारे में जानेंगे, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, शिक्षा समस्या के बारे में जानेंगे, मापन के बारे में पढ़ेंगे, मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे, है ना। और विशिष्ट बालक सामान्य बालक जो हम पढ़ते हैं वो ये वाला है, ठीक है ना। सामान्य बालक बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस, जो बुद्धि से इंपॉर्टेंस है, पर्सनालिटी व्यक्तित्व, है ना, वृद्धि विकास, ये सारा चीज हम आगे ये हम मोटा मोटा देख रहे हैं कि हमें इन सारी चीजों को क्या है, ये सारा चीज क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस है साथियों ये। और आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पर मैंने नोट में लिखा है लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान 1972 के क्षेत्र में जो है इनको शामिल किया था। पहले अलग था, कब शामिल किया गया है तो आपको याद रखना गया है, याद क्या रखना है, 1972 में इन 5 पॉइंट को भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो है इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा है, तो हमने शिक्षार्थी, वही शिक्षार्थी जो शिक्षा लेते हैं, है ना, बालक छात्र कह लो, शिक्षार्थी कह लो या फिर बालक कह लो, है ना। सीखने की प्रक्रिया को भी इंपॉर्टेंस दिया है, ये भी किसका हिस्सा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का। सीखने की परिस्थिति, मापन व मूल्यांकन और निर्देशन, ठीक है। ये सारा पॉइंट जो है हम जब बाल विकास जब चालू करेंगे तो उसमें इन सारी चीजों को और अच्छे से देखेंगे, है ना, और समझेंगे। अभी हम ऊपर जो है मोटा मोटा हम इस पर बात कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम हर एक ये सब टॉपिक है साथियों, जैसे सामान्य बालक तथा असामान्य बालकों का अध्ययन, ये अलग टॉपिक है, ये है ना, ये एक टॉपिक ही है, ये सब क्या है। और ये मापन मूल्यांकन ये भी एक टॉपिक है, शिक्षा समस्या अध्ययन ये भी एक टॉपिक है, समायोजन मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, वंशानुक्रम वातावरण, वृद्धि विकास, अभिप्रेरणा अधिगम, व्यक्तित्व बुद्धि, पाठ्यक्रम, अनुशासन, ये सारी चीज क्या है, एक समराइज है पूरा। जब हम बाल विकास को चालू करेंगे तो जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या है कि हम इसको भी धीरे धीरे देखते जाएंगे, ठीक है ना। और जब हमारा थ्योरी क्लास पूरा खत्म हो जाएगा इसके बाद हम एमसीक्यू का सीरीज चालू करेंगे, ठीक है। आगे चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
अब यहाँ पर एक शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इसके अवयव के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है इसके 6 अवयव हैं। ठीक ना, कौन कौन से शिक्षा मनोविज्ञान के। ठीक है ना, तो पहला आप देखेंगे यहाँ पर, पहला है अधिगम अनुभव का मूल्यांकन। ठीक है, मतलब जैसे बच्चा जो है पहले अधिगम, मान के चले अगर बच्चा अगर पहली में आया है तो पहली में जितना अधिगम किया, वो जितना वो सीखा, तो हम साल भर में क्या करते हैं कि उसका मूल्यांकन लेते हैं, है ना, परीक्षा लेते हैं। उससे ये पता चलता है कि बच्चे ने साल भर में कितना अधिगम किया है ना। या फिर जैसे एक दिन हमने पाठ पढ़ाया और 2 दिन, जैसे दूसरा दिन तक हमने क्या किया, उसका मूल्यांकन किया। ठीक है, तो वही चीज है ये, इसका ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब पॉइंट है दोस्तों ना, आपको याद रखना है। शिक्षार्थी, है ना, शिक्षण की स्थिति। अब शिक्षार्थी मतलब वही है कि जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया है, जो अधिगम करने के लिए शाला में जो है बच्चा आया है। अब क्या है शिक्षण की स्थिति। अब क्या कि शिक्षण की स्थिति ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन सारी चीजों को हम ये ना, मतलब कि जो शिक्षण शास्त्र होता है 15 नंबर का आता है, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ना। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान से भी प्रश्न जो है बन करके आता है ना। शिक्षण शास्त्र कह लीजिए इसको। ठीक है ना। अब शिक्षण की स्थिति, जैसे कि अगर बच्चा है तो वहाँ की वातावरण कैसी है, स्थिति कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, ये सारी चीजें डिपेंड करता है शिक्षण की स्थिति पे। आगे हम इस पे और अच्छे से बात करेंगे। अधिगम की प्रक्रिया। अब अधिगम की प्रक्रिया, जैसे कि हम कह सकते हैं कि अधिगम मतलब किस तरीके से हो रहा है, कैसा हो रहा है ना। अब जैसे कि अधिगम के लिए मान के चले, जो दृष्टिबाधित होते हैं उनका अधिगम करने का जो है प्रक्रिया अलग होता है ना। जो सुन नहीं सकता है उसके लिए अलग ही प्रक्रिया होता है अधिगम कराने का। ठीक है, और जो मतलब बोल नहीं सकता है उसके लिए फिर अलग से, मतलब साइन वाला जो होता है वो अलग से होता है ना। मतलब जैसे जो सुन नहीं सकता उसके लिए इशारे से बात कैसे किया जाता है, ये सब प्रक्रिया है। और फिर जैसे जो बोल नहीं पाता है उसके लिए फिर साइन लैंग्वेज है ना, वो उसको कैसे कैसे हम बताते हैं तो समझता है। और जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो है कि वो ब्रेन लिपि वाला जो प्रक्रिया है, ये सारी चीजें इसमें इम्पोर्टेंस है ना। ये सारी चीज इस पर आता है। अधिगम का अनुभव। अब जैसे अधिगम का अनुभव ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बच्चा जो है जब शाला में जाता है तो एकदम कोरा कागज हम नहीं कह सकते कि एकदम कुछ नहीं आता है उसको, है ना। मतलब स्कूल में जाने से पहले उसका प्राथमिक जो पहला पाठशाला होता है, परिवार होता है, समाज होता है ना, मतलब घर परिवार होता है। वहाँ मतलब बालक अगर 6 साल में है, 6 साल तक के बाद अगर स्कूल में जाता है, 5 साल तक अगर घर में है, तो ऐसा नहीं है कि बालक कुछ नहीं जानता है, वो सारा कुछ जानता है ना। जैसे कि खाना से लेकर के पीना, कपड़ा, नहाना धोना, जो अपने आसपास परिवार में जितनी सारी चीजें जानता है, बोलने के लिए जानता है, बात करने के लिए जानता है, वो सारी चीजें अपनी भावनाओं को बताने के लिए जानता है कि मेरे को चोट लगा है, कहाँ दर्द हो रहा है ना। कि मतलब जानवरों का नाम, पेड़ पौधा जितना भी देखा रहता है अपना वातावरण में, वो सारी चीजों को है बच्चा जो है उसको अनुभव रहता है ना। तो हम जब बच्चा शाला में आता है तो उसको हम दिशा देने का प्रयास करते हैं कि बेटा ये पानी है, ये जल है, ये खाना है ना। ये सारी चीजें उसको हम सिखाते हैं। तो अधिगम का अनुभव इसलिए भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस हो जाता है कि हम जो बच्चा जान रहा है ना। अगर आप एक पक्षी का नाम बोलोगे हिंदी से तो बच्चा अपने ही भाषा में मतलब 10 पक्षियों का नाम बता देगा। अगर आप एक पेड़ का नाम पूछते हैं तो बच्चा मतलब अपने ही जो उसकी मदर टंग है उस लैंग्वेज पर जो है बच्चा आपको 10 ठीक मतलब कि पेड़ का नाम बता देगा। फल का नाम जितना एक अगर पूछोगे तो अपने ही मदर टंग की भाषा में वो 10 ठीक बता देगा, है ना। तो उसको जो अधिगम करता है तो उसके अनुभव के साथ जोड़ करके हम विद्यालय में उसको अधिगम कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अधिगम की स्थिति अब ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि अधिगम किस स्थिति पर हो रहा है। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि उसकी स्थिति कैसी है अभी, मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक है, मानसिक स्तर पे ठीक होना चाहिए, है ना, तभी तो सीख पाएगा। अब जैसे कोई जैसे कि थोड़ा सा माइंड क्रैक है जिस बालक का, जिसकी मतलब मंद बुद्धि का अगर बालक है, जिसको जड़ बुद्धि बोल सकते हो,
तो उसकी स्थिति भी सीखने के अनुरूप होनी चाहिए। उसका मतलब दिमाग वगैरह, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और ये मतलब सारा कुछ जो है उसका स्थिति एकदम सही होना चाहिए, तब वो अधिगम कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें था और ये इम्पोर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठवां। आपको पॉइंट को याद रखना है कि कौन कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अव्यय हैं, है ना। तो 6 टाइप से 6 प्रकार के हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। अधिगम अनुभव का मूल्यांकन है, शिक्षार्थी है, शिक्षण की स्थिति है, अधिगम की प्रक्रिया है, अधिगम की अनुभव है और अधिगम की स्थिति है। ये सारी जो 6 चीजें हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आ जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हमने मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में सारा कुछ देखा, है ना। उसका उद्देश्य देखे, विषय वस्तु देखे, संप्रदाय देखे, बहुत सारे जो टॉपिक थे जो इम्पोर्टेंट थे शिक्षा मनोविज्ञान में, उनको लगभग हमने कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब ये उसकी उपयोगिता क्या है, मनोविज्ञान की शिक्षा में महत्व देखे, है ना, क्या क्या महत्व उसका अव्यय देखें। ये क्लास देखने से पहले साथियों आप पहला सेशन, दूसरा और तीसरा जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, है ना, और वीडियो को अपने साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो टॉपिक पर आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है ना। उपयोगिता को जानना भी हमारे लिए जरूरी है, और उपयोगिता से शिक्षण शास्त्र के रूप में यहाँ से प्रश्न बनता भी है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंस भी है। तो पहला देखिएगा, स्किनर के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी का आधारशिला है। अब कैसे अध्यापक के लिए कैसे होगा आधारशिला, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के बिना हम जो है बालक को हम ट्रीट नहीं कर सकते, पढ़ा नहीं सकते। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ा नहीं सकते, बस उसका सोच, विचार, हाव भाव, संवेग, ये सारी चीजें, बच्चे का स्थिति, मानसिक, शारीरिक, है ना, उसका जो किस उम्र में कैसा डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीजें अगर हमें इसीलिए दोस्तों आप देखोगे कि आज के टाइम पे बिना आप डीएड हो या फिर बीएड हो, बिना शिक्षक पात्रता के आप जो है एक टीचर के लिए एलिजिबल नहीं कहलाते हैं, है ना। इसीलिए ये हम डीएड बीएड करते हैं, इसके बाद हम टेट शिक्षक पात्रता का एग्जाम दिलाते हैं, ताकि हम एक टीचर बनने की हमारे अंदर योग्यता आ जाए, है ना। तो ये आधारशिला इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के बिना जो है हम बालक को हम मतलब उसके अनुरूप हम नहीं ढल पाएंगे, पढ़ा नहीं सकते, इसीलिए इसको आधारशिला माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। स्वयं के आत्मज्ञान में क्या करता है, स्वयं के आत्मज्ञान में ये उपयोगिता है, इसकी उपयोग करता है। कैसे, अब मान के चलिए जैसे अभी अगर हम भले अभी ग्रेजुएट हैं, पढ़े मतलब पढ़ करके अभी डीएड पे हैं, बीएड पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी चीज को जानने और समझने के लिए, है ना, जानने और समझने के लिए अगर हमें आत्मज्ञान का हम अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने जो पिछले कक्षाओं में जो पढ़ा है, हम अगर उसका आत्म अध्ययन नहीं करते हैं, स्वयं से अगर अध्ययन नहीं करते हैं, तो हमारे दिमाग से सारी चीजें निकल जाता है ना। अब कक्षा अगर आप 5 का ही ले लीजिए, अगर उसमें से अगर कोई ऐसा टॉपिक हो, तो कई सारे ऐसे भी छात्र होंगे जिनको वो लेवल 5 का ही प्रश्न हो, या फिर कह लीजिए ऐसा कुछ प्रश्नों का अगर सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए, और बिना अभ्यास का अगर वो उसको पढ़ाई वो छोड़ चुका है, तो उसको वही 5वीं स्तर का जो है गणित उसको नहीं बनेगा, है ना, बना नहीं पाएगा। तो यही है कि स्वयं के आत्मज्ञान में क्या करता है, उपयोगिता है। आप जितना ज्यादा स्टडी करोगे, आपका जो है आत्म जो ज्ञान है, अंदर की जो ज्ञान है, आपके अंदर जो टैलेंट है वो बनी रहेगी, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं।
बालक की आवश्यकताओं और समस्याओं को जाने नहीं। अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान का अगर अच्छे से अध्ययन किए हैं तो बालक की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और जो बालक को जो भी समस्या आता है ना, तो आप जब अगर बालक आपसे बात नहीं करता है विद्यालय में, तो आप उसके हाव भाव से आप ये जान पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसको किसी ना किसी तरह का तनाव है, टेंशन में है, या फिर उसको मानसिक प्रताड़िता किया जा रहा है, इस टाइप से कुछ भी। तो आप उसको समझ सकते हैं कि अगर बच्चा जैसे अच्छे से बात कर रहा है, हंस रहा है ना, खुल के बात करता है, तो ये समझ में आता है कि बच्चे का माहौल जो है सही है। अगर बच्चा मान के चलिए आया विद्यालय में और एक कोने में जाकर के बैठा हुआ है, एकदम गुमशुदा, किसी से बात भी नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को समस्या है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, है ना। तो उसको समझने के लिए, उसकी समस्याओं को जानने के लिए हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास, ये सारी चीजें क्या है, उसकी उपयोगिता है। ठीक है ना। आगे समझते हैं क्या है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने में। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे, अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान का अगर अध्ययन किए हैं, बाल विकास को अच्छे से पढ़े हैं, तो आप व्यक्ति के विभिन्नताओं को समझ पाएंगे कि कोई बच्चा कैसे सीख सकता है ना, कोई जल्दी से सीखता है, कोई लेट से सीखता है। ये सारी चीजें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिलेगा। शिक्षण विधियों का चयन करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं कि मतलब कैसे स्थिति में हम कौन सा शिक्षण विधि का उपयोग करें। अब मान के चलिए कि क्लास 10 का अगर कोई बच्चा है तो उसको खेल विधि से हम मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा खेल विधि से अगर आप सिखाएंगे तो, क्योंकि बच्चे वो सोचेगा कि अरे बच्चे वाला क्या करवा रहे हैं सर, इस टाइप में। और अगर आप कक्षा दूसरी में जाकर के अगर लेक्चर जो मेथड होता है, भाषण देंगे, तो उस बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा, है ना। तो ये इसमें आप किस स्थिति में, है ना, बच्चे का स्तर के अनुसार आप कौन सा शिक्षण विधि का चयन कर पाएंगे, ये सारा चीज हमें बाल विकास शिक्षण शास्त्र से हमें जानकारी मिलता है, मनोविज्ञान से मिलता है। ठीक है। आगे देखेंगे मापन व मूल्यांकन करने के लिए वही सारी चीजें हैं जो हमने पहले बात किया था। समय सारणी का निर्माण करने के लिए इंपॉर्टेंस है, ये सारा चीज एक बार देख लीजिएगा। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए इसका कैसे कि मतलब बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं है, क्या उसको गाना गाना अच्छा लगता है, उसको डांस करना अच्छा लगता है, तो हम गाने मतलब कविता के माध्यम से, अगर उसको डांस करना अच्छा लगता है, चुटकुला कहना अच्छा लगता है, तो हम ऐसे मतलब गिनतियों का चुटकुला, है ना, ABCD का चुटकुला, ये सारी चीज हम क्या है कि बच्चे को संगीत के माध्यम से, डांस के माध्यम से, कविता कहानी के माध्यम से, है ना, या फिर कोई स्टोरी सुना करके, कहानी कह करके हम क्या है कि बच्चे को शिक्षण दे सकते हैं, है ना। तो मतलब अगर आप इस तरीके से अगर आप बताते हैं तो मतलब एक प्रभावी ढंग से, तो बच्चे का अगर रुचि भी नहीं है तो बच्चा मतलब कि किताब को पढ़ना बोरिंग समझता है वो। तो अगर आप इस तरीके से अगर करते हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट जगेगा, है ना। आप बच्चे से अगर मान के चलिए अगर आप टीचर हैं और एक कक्षा में जाते हैं, और कक्षा में जाने के बाद अगर आप डायरेक्ट अगर किताबी भाषा बोलने लग जाएंगे, है ना, अगर कोई इंग्लिश का टीचर हो, डायरेक्ट अगर इंग्लिश से ही बात करना लग जाए, तो बच्चे का मतलब वहां पर मनोबल ही खत्म हो जाएगा। वो बच्चा कुछ मतलब आप जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो बच्चा समझेगा ही नहीं, तो आपसे क्या बच्चा दूर भागेगा, मतलब प्रभावी ढंग से कक्षा चलेगा नहीं। अगर आप इसी के अगर आप अपोजिट चलिए, अब बच्चे का बात सुनिए, उसने क्या किया, क्या खाया है, क्या नहा के आया है, नहीं आया है, उसने रास्ते पे क्या देखा, उसका कल का दिन कैसा बीता, रात में क्या किया, तो बच्चा फिर अपने ही मतलब लैंग्वेज में जो भी टूटी फूटी भाषा में जैसा भी बोलेगा, है ना, लेकिन उसको अच्छा लगेगा कि अरे मतलब मेरे जो टीचर हैं वो मतलब हल्लों को इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारी बात सुनते हैं, इसके बाद फिर आप अपना पक्ष रखिए धीरे से, है ना। तो ये सारी चीजें हम प्रभावी ढंग बनाने का जो है, इसे जब ये सारा चीज अगर आप पढ़े हैं तो ही आप एक शाला को कैसे अच्छा से अपने कक्षा को अच्छे से सुचारू रूप से चला सकते हैं, ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अगला है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब वही चीज है, बाल विकास तो पढ़ते ही हैं, तो बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या कि बालक का विकास कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ये सारी चीजें जो है इसकी उपयोगिता के अंतर्गत आता है। और कक्ष की समस्या का समाधान करने के लिए तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको कक्षा में किस तरीके से आपको व्यवहार करना है। अगर कोई दिक्कत आता है ना, छात्रों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आपको कैसे निपटारा करना है,
है ना। बच्चे को ज़्यादा डांटना भी नहीं है, मारना भी नहीं है ना। तो हम कैसे ये सारी चीज़, अगर कक्षा में क्या क्या समस्याएं आती हैं, हम उससे कैसे बचाव करेंगे, है ना। बच्चे लोगों को कैसे व्यवहार ज्ञान और ये सारा चीज़ जो हम दे पाएंगे अपने शिक्षण के दौरान, तो हम सारा चीज़ इसमें कवर कर सकते हैं आगे, है ना, करेंगे आगे, ठीक है ना। तो इस स्लाइड में इतना था, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और व्यक्तित्व के विकास में एक और पॉइंट है जो व्यक्तित्व के विकास में ये भी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। इस क्लास में इतना ही दोस्तों। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बाल विकास से हम चालू करेंगे। ये पहला 1 से लेकर के 4ठी क्लास तक हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर क्लास था, है ना। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो क्वेश्चन है इनसे भी पूछा जा रहा है आजकल, तो इसीलिए इसको भी आप जरूर अध्ययन करिएगा, है ना। किताबों से पढ़ रहे हैं या आप अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, तो एक बार जो है वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, धन्यवाद।